स्टार्ट करते हैं फिर से। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हम लोगों को करना है क्योंकि तुम लोगों को किसी को समझ में नहीं आया, किसी ने भी ढंग से किया नहीं उसे, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होता है? एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है। इसमें हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। एक्स एक्सिस पे हम लोग लेंगे रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, वाई एक्सिस पे हम लोग लेंगे एनर्जी। ठीक है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स का क्या मतलब है? रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स है आरसी में लिख लेता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट, मेजरली ये चार ही चीज़ें होती हैं ये सब। ठीक है। आरसी रिएक्शन कोऑर्डिनेट ही है। ठीक है, यहाँ से मैं एरो बना देता हूँ कि कहीं तुम्हें कंफ्यूजन हो कि आरसी क्या हो गया। R stands for reactant, P stands for product, TS stands for transition state. It could be 1, it could be 2, it could be 3 depending upon कितने steps हुए हैं reaction में. And I stands for intermediate. Transition state और intermediate में भी difference मैंने बताया था, वो भी लोगों को समझ में नहीं आया है, उसको मैं फिर से बता देता हूँ। तो पहले हम लोग प्लॉट करते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे, एनर्जी y एक्सिस पे। इतना क्लियर हो गया? तो स्टेप 1 हमारा है कि लाइंस प्लॉट करनी है। अच्छे से लिखवा देता हूँ। स्टेप 1 पहले प्लॉट नहीं करेंगे, लेबल एक्स एंड वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को तुम लेबल कर लोगे। स्टेप 2 क्या देखना है? हमें देखना है कि व्हाट काइंड ऑफ आइडेंटिफाई द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो स्टेप 2 हमारा क्या है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की हम लोग एनर्जी देखना चाहेंगे, क्योंकि हमें एनर्जी के टर्म में लिखना है इसे। तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है या प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें दो चीज़ों से पता चलेगा। पहला है एंडोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या कौन सी होती है? जहाँ पे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो रिएक्टेंट क्या लेगा? हीट एनर्जी लेगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी और वो किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में हो गया। तो इसमें इसका क्या मतलब है कि प्रोडक्ट की एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या है? रिएक्टेंट ने कुछ हल्की सी एनर्जी ली और वो प्रोडक्ट प्लस हीट एनर्जी दे दी। तो ये क्या है? एनर्जी रिलीज हो गई है। तो प्रोडक्ट प्लस हीट एनर्जी दोनों को ऐड करेंगे तब रिएक्टेंट की एनर्जी आएगी। इसका मतलब क्या है? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है? कम है एज कम्पेयर टू एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। समझ में आया? तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे इधर जाता हूँ। एक यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन और यहाँ पे मैंने लिखा एंडोथर्मिक रिएक्शन। दोनों को एक ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। पहला स्टेप 1 ये लिख लेंगे हम लोग दोनों साइड पे। अब क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में, और प्लस हीट दे रहा है।
तो क्या होता है, मास ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है। जो टोटल एनर्जी लेफ्ट हैंड साइड पे होगी वही टोटल एनर्जी क्या होगी, राइट हैंड साइड पे होगी। इससे क्लियरली मतलब पता चल रहा है कि अगर रिएक्टेंट की एनर्जी 80 किलो जूल है तो प्रोडक्ट प्लस जो हीट एनर्जी रिलीज हुई वो भी 80 किलो जूल होगी। रिएक्टेंट हीट एनर्जी अगर तुम्हारी 50 किलो जूल हीट एनर्जी अगर रिलीज हुई है तो प्रोडक्ट का जो एनर्जी होगा वो कितना होगा, 30 किलो जूल। 80 माइनस 50 विच इज इक्वल्स टू 30। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब हीट एनर्जी बाहर निकल रही है, रिएक्टेंट में से एनर्जी निकल रही है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो रिएक्टेंट को मैंने यहाँ लिखा और प्रोडक्ट को मैंने यहाँ लिखा, ये हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या है, रिएक्टेंट प्लस हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तब जाके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है वो यहाँ पे भी टोटल एनर्जी उतनी होगी। तो रिएक्टेंट प्लस हीट अगर तुमने 10 किलो जूल दी है तो रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी होगी, 70 किलो जूल तो एटलीस्ट होगी। तो रिएक्टेंट को अगर मैंने यहाँ लिखा है तो प्रोडक्ट कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे किसी को डाउट है तो मुझे बताओ। है किसी को डाउट, लिख लोगे अब अपने आप। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी डिपेंड करेगी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर तुम्हें कुछ नहीं दे रखा तो तुम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनाओगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोडक्ट क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है। पॉइंट लिख देता हूँ नहीं तो तुम्हें याद रहेगा नहीं। अगर टाइप ऑफ रिएक्शन नहीं दे रखी है देन कंसिडर इट एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन की तरह ट्रीट करना, मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो एनर्जी ये ट्रेंड दिया है मैंने। आई होप क्लियर हो गया होगा। सो मूविंग अहेड, स्टेप 3 पे हम लोग जाते हैं। स्टेप 3 क्या करना है, हमें मैकेनिज्म देखना है। हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे और मैकेनिज्म जब हम लोग देखेंगे तो उसमें 3 चीज़ें हम लोग फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ स्टेप्स, कितने स्टेप्स हैं। दूसरा चीज़ इंटरमीडिएट एंड ट्रांजिशन स्टेट। और फोर्थ है स्पीड ऑफ ईच स्टेप। हर स्टेप की स्पीड हम लोग चेक करेंगे। तो इन चारों से ही हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो हम लोग देखते हैं। नंबर ऑफ स्टेप से हमें क्या पता चलेगा, नंबर ऑफ स्टेप से हम लोग नंबर ऑफ पीक्स बनाएंगे। तो नंबर ऑफ पीक इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीक इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स। जितने स्टेप बनाएंगे उतने ही नंबर ऑफ पीक्स जितनी भी हैं उतनी ही हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में बनेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट, कल मैंने 3 स्टेप की रिएक्शन दी है, बच्चे दो दो की बना रहे हैं, 2 पीक्स बना रहे हैं। इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट से हमें क्या पता चलेगा, नंबर ऑफ वैलीज। स्पेलिंग VLLIS, छोड़ो इसको, चेक कर लेना। मेरे हिसाब से ये स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है। तो इसकी नंबर ऑफ वैलीज, वैलीज में पता है जो माउंटेन्स होते हैं उनके बीच में जो यहाँ पे होता है वो वैली होता है, ठीक है। और ये क्या है, पीक्स है। तो ये पीक पे क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट होगा और
उस पे क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा। तो नंबर ऑफ वैल्यूज इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इंटरमीडिएट। जितने इंटरमीडिएट तुम्हारे रिएक्शन में है उतनी ही वैल्यूज बनेंगी। इसको ऐसे कर देते हैं। इसके अलावा एक सेकेंड रुकना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट, ट्रांजिशन स्टेट। नंबर ऑफ पीक्स, जितनी पीक्स होंगी उतने ही ट्रांजिशन स्टेट होंगे। ट्रांजिशन स्टेट तुम्हें जनरली नहीं दिखाना है, लेकिन अगर तुम दिखाना चाहो तो तुम दिखा सकते हो। मोस्टली तुम्हें उससे बॉदर नहीं करना। जितने नंबर ऑफ स्टेप होंगे उतने ही नंबर ऑफ पीक्स होंगे, और जितनी ही पीक्स होंगी उतनी ही ट्रांजिशन स्टेट होगा। तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स लिख सकता हूँ। तो तुम्हारे जितने स्टेप्स हैं उतनी ट्रांजिशन स्टेट होगी। तो यहाँ पे मैं अलग से लिख देता हूँ, नंबर ऑफ स्टेप्स किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट्स के, और उससे उतनी ही पीक्स हमें बनानी होती है। नेक्स्ट क्या है, स्पीड ऑफ ईच स्टेप। हर स्टेप की स्पीड हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। क्यों फाइंड आउट करनी है, जो स्लोएस्ट स्टेप होगा हैज लार्जेस्ट पीक, fastest step has smallest peak, एंड जितने भी इसके बीच में होंगे उनकी पीक उसी के अकॉर्डिंग तुम आराम से बना सकते हो। ठीक, तो चार चीजें पढ़ ली हम लोगों ने। मैकेनिज्म हम लोग चेक करेंगे, और मैकेनिज्म से हम लोग सब कुछ फाइंड आउट कर पाते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म से ही हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा। जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो मैं ये एक बड़े बड़े शब्दों में लिख देता हूँ यहाँ पे, स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो सबसे धीरे स्टेप चलेगा वही तुम्हारी रिएक्शन का डेस्टिनी बताएगा। ठीक है, कि ये रिएक्शन कितनी देर में होगी। अगर तुमने रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को जल्दी कर दिया तो ओवरऑल रिएक्शन जल्दी हो जाएगी। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को और धीरे कर दिया तो रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन धीरे हो जाएगी। लेकिन अगर तुम फास्ट स्टेप को धीरे या बढ़ाते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट तुम याद रख सकते हो। एनी अदर स्टेप doesn't contribute in overall speed of reaction। तो ओवरऑल स्पीड रिएक्शन पे कोई और स्टेप कंट्रीब्यूट कुछ नहीं करता है। ठीक है, अगर कोई फास्ट रिएक्शन है उसकी मैंने स्पीड इंक्रीज कर दी तो ऐसा नहीं है कि ओवरऑल रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। या कोई स्टेप है जिसकी स्पीड मैंने, फास्ट स्टेप है उसकी स्पीड मैंने स्लो कर दी तो भी उससे कुछ नहीं होगा। किससे होगा, सिर्फ स्लोएस्ट स्टेप से होगा। सिर्फ स्लोएस्ट स्टेप ही एक ऐसा एकमात्र स्टेप है जो तुम्हारे पूरे रिएक्शन को इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, छोटे छोटे स्टेप्स को, जो फास्ट स्टेप हैं, जो इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं, उनको अगर तुम छेड़ते हो तो रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो सबसे स्लो स्टेप है उसको तुमने ज़रा सा भी छेड़ा तो ओवरऑल रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब इसको मैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझा देता हूँ। पहले एग्जाम्पल मैंने लिया, ए मेरा कन्वर्ट हो रहा है बी में, B is converting into C, C is converting into D। यहाँ पे हम लोग रेट ले लेते हैं, हाँ, और यहाँ पे टाइप ले लेते हैं कि किस टाइप का ये रिएक्शन है।
तो ये जो ए बी में कन्वर्ट हो रहा है ये लगाता है 15 मिनट, ठीक है। या रेट लिखना है तो 15 मोलर पर सेकेंड। यूनिट कुछ भी हो सकती है रेट की। रेट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो कितनी कॉन्सेंट्रेशन हुई है, तो अगर मैंने मोलर लिया है तो मोलर पर सेकेंड इसकी यूनिट होगी। तो रेट कितना है 15 मोलर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब एक सेकेंड में 15 मोलर रिएक्टेंट खत्म हो जाता है। बी जब इसमें कन्वर्ट होता है तो ये कितना लेता है 1 मोलर पर सेकेंड। वैसे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इसको समझना। सिक्सटी ले लेते हैं। तो यहाँ पे रेट किसकी प्रोपोर्शनल है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर है। और यहाँ पे मैंने यूनिट क्या ले रखी है, मोल पर सेकेंड। तो एक एक सेकेंड की अगर हम लोग बात करते हैं, ये पर सेकेंड पर सेकेंड पर सेकेंड, तो एक सेकेंड में 15 मोलर रिएक्टेंट चेंज हो रहा है। ये एक सेकेंड में 60 मोलर चेंज हो रहा है, और ये एक सेकेंड में 70 मोलर चेंज हो रहा है। और मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर मैं 1 लीटर ले लूँ तो इसको तुम कंसिडर कर सकते हो कि एक सेकेंड में 15 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, 15 मोल ए रिएक्ट कर रहे हैं। एक सेकेंड में 60 मोल और एक सेकेंड में 70 मोल। तो अगर मुझे स्पीड देखनी हो तो हाईएस्ट स्पीड किसकी है, बताएगा कोई मुझे? बता दो कोई प्लीज। दीपक बताओगे स्पीड किसकी ज्यादा तो किसकी? हाईएस्ट मोल का हाँ चलो तुम ही बता दो। स्लोएस्ट स्पीड तो सर 15 मीटर पर मोल पर सेकंड हुआ ना, हाँ ठीक है। तो जो ये और स्टेप है, हाईएस्ट हो गया 70 मोल पर सेकंड। हाँ 70। ठीक है। और ये जो नॉर्मल बीच की जो स्पीड है वो किसके 60 मोल पर सेकंड, मतलब 20 से सी में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो स्लोएस्ट होता है स्टेप वही होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो जो सबसे धीरे स्टेप है वही क्या करेगा, रेट को डिटरमाइन करेगा। मतलब क्या है कि अगर मैं इसको जल्दी कर दूं तो ओवरऑल रिएक्शन जल्दी हो जाएगी, अगर मैं इसको धीरे कर दूं तो ओवरऑल रिएक्शन धीरे हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इन दोनों को चेंज करता हूँ, इसको और इसको, तो कोई खास फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। 60 की जगह मैं 70 कर देता हूँ तो ओवरऑल रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि मिनिमम 15, मतलब मिनिमम टाइम एक सेकेंड का जो ये है, इसको डबल डबल से भी बहुत ज़्यादा है इन दोनों का, तो उसको उतना लगेगा। इसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ टाइम देके, तो इसी को मैंने कंसिडर किया टाइम में। तो इस रिएक्शन को मैं कंसिडर करता हूँ कि 15 मिनट लगते हैं, इसको करने में 2 मिनट लग रहे हैं, और इसको करने में 1 मिनट लग रहा है। मिनट से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो मैंने इनका कंप्लीट होने का टाइम लिया है कि एक मॉलिक्यूल ए कितने देर में बी में कन्वर्ट होता है। तो हमें दिख रहा है कि ये स्लोएस्ट स्टेप है, ये फास्ट स्टेप है, और ये उससे भी ज़्यादा फास्ट है। इसमें से अगर मैं ए को जब मैं बी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसमें अगर मैं कुछ भी चेंज कर देता हूँ, इसको मैं 14 कर देता हूँ, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा रिएक्शन। इसको मैं 20 कर देता हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, धीरे हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसको 1 मिनट कर दिया तो रिएक्शन के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 15 मिनट तो मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे। 15, 16, 17, 18 टोटल एक मॉलिक्यूल को रिएक्ट करने के लिए 18 मिनट लग रहा है। और इसको मैं अगर चेंज कर देता हूँ तो 15, 16, 17 मिनट लगेंगे, ठीक है। वो किसको, एक मॉलिक्यूल के लिए बात करें। लेकिन दूसरे मॉलिक्यूल को निकलने के लिए फिर वापस 15 मिनट कंटिन्यू करना पड़ेगा। 15 मिनट कर रहे हैं तो उससे कोई खास फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। अगर मैं सबसे स्लो स्टेप को थोड़ा तेज कर दूं तो रिएक्शन ओवरऑल जल्दी हो जाएगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो मिनिमम टाइम है जिसमें एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है। तो ये एक मॉलिक्यूल का मैंने टाइम बताया कि 18 मिनट और 17 सेकेंड। तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करके तो नहीं रह जाएगा, दूसरा भी करेगा, तीसरा भी करेगा। तो पहला मॉलिक्यूल जब रिएक्ट कर रहा है तो पहले मॉलिक्यूल को निकलने के लिए लगेंगे 18 मिनट। उतने में दूसरा मॉलिक्यूल करेगा तो ये तो 2 मिनट में हो जाएगा। तो 3 मिनट में ये हुआ, तो मतलब
दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ ए को बी में कन्वर्ट होने में मिनिमम 12 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे। तब तक ये यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। जब तक ये नहीं बनेगा तब तक ये दोनों स्टेप नहीं होंगे। ठीक है, तो इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हम लोग, इतने में ही रुक जाते हैं क्योंकि ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो इतना ही समझो कि जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अगर इसको फास्ट कर दिया तो ओवरऑल रिएक्शन फास्ट हो जाती है, इसको स्लो कर दिया तो ओवरऑल रिएक्शन स्लो हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया। जो स्लोएस्ट स्टेप होता है इस क्यों होता है, क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई होती है, हाई एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से रिएक्टेंट को टाइम लगता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में, और जिसके हाईएस्ट स्पीड होती है वो सबसे जल्दी जो स्टेप होता है उसको 2 मिनट या 1 मिनट अगर लग रहा है तो इसका मतलब क्या है कि एक्टिवेशन एनर्जी लो है। और यहाँ पे एक बात और हम लोग नोट कर लेते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसको हम लोग जनरली इक्विलिब्रियम के साइन से डिनोट करते हैं। डिनोटेड बाय इक्विलिब्रियम साइन। ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम है तो तुम उसे, अगर तुम्हें स्पीड भी नहीं दे रखी होगी तो तुम ऑटोमेटिकली बता सकते हो कि यही स्लोएस्ट स्टेप होगा जो इक्विलिब्रियम साइन से डिनोट कर रखा है। जो फास्ट स्टेप होते हैं वो सिंगल डायरेक्शन होते हैं या यूनी डायरेक्शन होता है, एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन होती है। जो स्लो स्टेप्स होते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है। एक्टिवेशन एनर्जी हाई होने के साथ ए बी में कन्वर्ट होता है और फिर बी वापस ए में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये ओवरऑल स्टेप क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। क्योंकि 15 मिनट उसने यहाँ से यहाँ पे कन्वर्ट होने में लिए, ठीक है, अब इसको यहाँ जाना था, ये वापस उल्टा चला गया और इसने 15 मिनट वापस खर्च कर दिए इसको कन्वर्ट करने में, तो एक मॉलिक्यूल बनने में 30 मिनट लग गए। तो इक्विलिब्रियम की वजह से ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन का जो स्टेप है वो स्लो हो जाता है। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? चलूं आगे? तो अब हमारा जो स्टेप 3 था, हमें एनालाइज करना था मैकेनिज्म हमें एनालाइज करना है। तो अब मैं रिएक्शन एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक दो हो सकती हैं, तो रिएक्शन मैं अज्यूम करता हूँ, पहले मैं रिएक्शन लिखता हूँ और उसके बाद हम लोग देखेंगे। कल वाली रिएक्शन ही लिख रहा हूँ मैं। यही रिएक्शन दी थी या इसी के आसपास दिया था? इसमें से कोई मुझे बताएगा स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है? सुनाई नहीं दे रहा। हाँ बोलो। सेकेंड वाला। सेकेंड वाला, ये क्या है? स्लोएस्ट स्टेप। क्यों स्लोएस्ट स्टेप है? इक्विलिब्रियम का साइन है। हाँ, इक्विलिब्रियम का साइन है तो मतलब ये स्लो स्टेप होगा। जब एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही, ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये रिएक्शन जल्दी हो जाएगी। अब इससे हम लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, एक एक करके मुझे बताओ। सबसे ऊपर दीपक है तो दीपक बताएगा। इसमें क्या बताना है सर? क्या क्या इन्फॉर्मेशन तुम यहाँ से निकाल सकते हो डायग्राम बनाने के लिए? मैंने चार चीजें तुम्हें बताई। पहली चीज, नंबर ऑफ पीक्स तुम निकाल सकते हो। तो कितनी पीक बनेंगी बताओ मुझे। 3 पीक बनेंगे। 3 पीक्स, ठीक है। और कितनी ट्रांजिशन स्टेट होंगी? ट्रांजिशन स्टेट भी तो 3 होना चाहिए। 3 ही होंगे, ठीक है, 3 ट्रांजिशन स्टेट। इंटरमीडिएट कितने हैं? इंटरमीडिएट तो एक ही होगा। इंटरमीडिएट एक ही है या और भी है? नहीं, एक सेकंड। कोई और बताना चाहेगा इंटरमीडिएट के बारे में? सर दो है। 2 इंटरमीडिएट है। कौन कौन से हैं? सर बी और सी। हाँ। बी है एंड सी है। वेरी गुड। पता कैसे चलेगा, कैसे पता लगाया कि तुमने ये सर, 2 ही रिएक्टेंट्स सर हैं?
सर जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, हाँ हाँ, तो ए और डी बचता है, यानी ए होगा रिएक्टेंट की ओर और प्रोडक्ट की ओर हो जाएगा डी। तो इसमें से ऐसे भी तो पता बी और सी कट गया, ठीक है। तो मतलब हाँ, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, ए को हम लोग डी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओवरऑल तुम रिएक्शन कन्वर्ट देखोगे कर तो रहे हैं। हाँ ये दिखेगा। लेकिन बी क्या जी, है, बन भी रहा है और टूट भी रहा है, बन भी रहा है टूट भी रहा है। टूट तो गया कोई है। भी ऐसे मॉलिक्यूल्स जो रिएक्शन में बनते हैं और टूट जाते हैं, बनेंगे और खत्म हो जाएंगे और ओवरऑल रिएक्शन में नहीं दिखेंगे। क्या देखना है कि ओवरऑल रिएक्शन में नहीं होने चाहिए और वैसे बनेंगे और फिर वो खत्म हो जाएंगे, तो उनको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट। तो दो इंटरमीडिएट है, दो इंटरमीडिएट है, तो वैल्यूज कितनी होंगी? दो। सर मैंने की 2 होगी। हाँ, दो वैल्यूज होंगी, ठीक है। फोर्थ पार्ट, सबसे स्लो स्टेप कौन सा है? बी सी वाला है। तो इसको मैं अगर एक्टिवेशन एनर्जी 1 देता हूँ, इसको मैंने एक्टिवेशन एनर्जी 2 दिया है और इसको मैंने एक्टिवेशन एनर्जी 3 दिया, तो कौन सा स्टेप सबसे जल्दी होगा? कौन सा स्टेप, किसकी एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी और किसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, बताओ। ए की सबसे ज्यादा और बी और सी की सबसे कम और डी की ज्यादा। ये रुको, ये 1 है इस स्टेप के लिए, इस स्टेप के लिए सबसे ज्यादा ये 2। होगी हाँ, किसकी एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी? ए1। E A1 की सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद E3, E A3 और फिर E2। A2। किस बेसिस पे तुमने बताया ये? फास्ट और स्लोएस्ट स्टेप को। अच्छा, तो जो मैंने तो अभी ये 2 स्टेप बताए हैं, ये फास्ट स्टेप है और ये भी फास्ट स्टेप है, हुँ? और ये स्लोएस्ट स्टेप है। इन दोनों में से हमें पता नहीं है कि कौन सा फास्ट है। सर टाइमिंग रेट देखे इसका हाँ, 5 मिनट है और अच्छा चलो, पुराने वाली मैंने दिया था, इसका कितना मिनट है? 5 मिनट है और इसका कितना है? ऊपर वाले का 5 और बीच वाले का 1 आवर और तीसरे वाले का है सर 10 मिनट। 10 10 मिनट्स, मिनट। ठीक है। तो रेट देख के तुमने इसको फाइंड आउट किया कि ऐसे होगा, तो सब एग्री कर रहे हैं कि यही होगा या कुछ और भी हो सकता है? हाँ सर, एग्री कर रहे हैं, क्योंकि पहला वाला है सबसे कम, फिर थर्ड, फिर सेकंड। हाँ ठीक है। ठीक है, सब एग्री कर रहे हैं। सर ये B to C जो जाएगा वो सबसे ज्यादा होना चाहिए ना? यस, तो अंजलि बताओ कैसे हो जाएगा ये? सबसे ज्यादा कौन सा होगा? ये E2 हाँ, फिर और फिर तो होगा E1 और फिर E3। नहीं नहीं, देखो ना, 5 मिनट इसको लग रहे हैं, 10 मिनट इसको लग रहे हैं। हाँ E3, हाँ ये E3 E1। आएगा, फिर E1 आएगा। हाँ, किस बेसिस पे बताया अंजलि? सर ये स्लोएस्ट स्टेप है तो इसका तो सबसे ज्यादा टाइम पीक सबसे ऊपर जाएगा ना? हाँ, इसका एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि ये क्या है, स्लोएस्ट स्टेप है, ठीक है, और ये क्या है, फास्टेस्ट स्टेप है। अब हो सकता है कि काफ़ी लोगों ने गलत बताया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं बता पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा हूँ, तो इसको डायग्राम से देखते हैं। तो मैं एक डायग्राम ये है, ठीक है, इंटरमीडिएट के साथ बनाता हूँ। तो ये मैंने एक रिएक्शन ली जो 2 स्टेप की है, एक ही रिएक्टेंट है, ये बीच में मैंने इंटरमीडिएट लिया और ये लिया। अब पहली चीज़ तो हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी क्लियर कर लेते हैं कि क्या होती है। एक्टिवेशन एनर्जी होती है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, कि उसको उतनी एनर्जी चाहिए तभी जाके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, तो रिएक्टेंट को हम लोग हीट करते हैं, हीट करने के बाद वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और उसकी हीट क्या होती है, बढ़ती जाएगी। तो रिएक्टेंट इधर है तो उसको मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा तो वो ऊपर जाएगा, इधर आएगा, फिर वो इधर आएगा, फिर वो इधर आएगा,
फिर वो इधर आएगा, फिर वो इधर आएगा, फिर वो एक पॉइंट पे यहाँ पे पहुंचेगा। ठीक है, जब वो यहाँ पे पहुंचेगा तब जाके उसकी एनर्जी कम होके ये सीधा यहाँ पे इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होगा। तो उसको कितनी एनर्जी चाहिए यहाँ से लेके रिएक्टेंट तक, ये इसको मैं बोलूँगा EA1, पहली स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी। अब इसको मैं अज्यूम करता हूँ कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो 3 किलो जूल है। अब दूसरा है कि दूसरे स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी ये होल मान ली मैंने EA2। फिर इंटरमीडिएट क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करते 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 वो कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे पहुँचेगा। जैसे यहाँ पे पहुँचेगा एकदम से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, और इंटरमीडिएट वापस वो कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि वो कम स्टेबल है। तो यहाँ पे जैसे ही पहुँचेगा वो एकदम से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये EA2 हो गया, और मैंने मान लिया कि EA2 है 4 किलो जूल पर मोल। तो किसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, EA2 ज़्यादा है क्योंकि 4 किलो जूल लिया है। किससे ज़्यादा है, EA1 से ज़्यादा है। ठीक है, तो जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी हाई पीक होगी, उसकी पीक कितनी होगी, बड़ी होगी, और जिसकी कम होगी उसकी पीक क्या होगी, लो पीक होगी। अब मुझे बताओ कि ज़्यादा टेम्परेचर अटेन करने में ज़्यादा टाइम लगेगा या कम टेम्परेचर अटेन करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पे मैं अज्यूम करता हूँ कि टेम्परेचर तुम्हारा रूम टेम्परेचर था। ठीक है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे एनर्जी बढ़ेगी, और ये इधर एनर्जी आई और ये कहाँ पहुँच गई, इधर पहुँच गई। तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ थी, तो ये टेम्परेचर रूम 25 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पे टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस है। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि EA2 तक पहुँचने के लिए तुम्हें एनर्जी क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या है उस केस में बहुत ज़्यादा। लेकिन ये याद रखना कि एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से लेके यहाँ तक है, नीचे से लेके नहीं है। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो एनर्जी होगी। तो जो पीक बड़ी होगी मतलब टेम्परेचर उसे ज़्यादा चाहिए वहाँ तक पहुँचने के लिए, और टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी देर तक हम उसे हीट करेंगे। ज़्यादा देर हीट करेंगे तो वो जो स्टेप होगा वो स्लो हो जाएगा, और जिसको कम एनर्जी चाहिए, जिसको कम टेम्परेचर चाहिए, वो कौन सा स्टेप हो जाएगा, फास्ट। ये क्लियर हुआ यहाँ पे? हाँ शिवम क्लियर हुआ, सोनू क्लियर हुआ? हाँ सर। हो गया। ठीक है, तो जो स्टेप की बट हाँ बोलो। हाँ सर, जब वहाँ पे अगर एनर्जी दिया रहेगा इतना किलो जूल तब ना हम करेंगे। हाँ, अरे पीक देख के करना है, बस पीक देख के। अच्छा चलो मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, तुम ही बताना इसका। ये मैंने लिया रिएक्टेंट, ये कन्वर्ट हो रहा है इंटरमीडिएट में। फिर ये मैंने दूसरा रिएक्शन लिया, ये कन्वर्ट हो रहा है इंटरमीडिएट 2 में, ये पहला इंटरमीडिएट है। और फिर ये मैंने लिया है, ये हो गया इन प्रोडक्ट में कन्वर्ट। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी देखना अब ढंग से। एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, इसको मैं दूंगा EA1। ये कितना है, EA2, और ये कितनी है, EA3। अब बताओ किसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, किसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है? EA2 की ज़्यादा है, उससे कम हुआ EA1 का, और उससे भी कम EA3 का। तो ये तो क्लियर हो गया कि EA3 का सबसे कम है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी एरो तुम्हें सबसे छोटा दिखा है। इन दोनों के एरो में डिफरेंस नहीं है? हाँ है। कौन सा बड़ा उसके दिख रहा बाद है? EA2 है, फिर EA3 है, EA2। EA1। ओ सॉरी सर, मतलब वो EA1 सबसे बड़ा है। हाँ, ये एरो देखो कि कितना बड़ा एरो है ये। ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है, मैं रिएक्टेंट की एनर्जी थोड़ा नीचे कर देता हूँ कि तुम्हें थोड़ा क्लियरली कंप्लीट होगा। पता चले ये रिएक्टेंट है। ठीक है, इसको मैं फिर से चेंज कर देता हूँ। अब तो दिख रहा है, अब तो क्लियर हो रहा है डिफरेंस शिवम? हाँ सर। हाँ, तो EA3 क्या है, इसकी एनर्जी सबसे कम है। फिर जी, उसके बाद सर हो गया फिर
EA1 मैं एनर्जी कम से सर कर इसके रहा बाद हूँ। E2 होगा। ये हाँ E2 होगा इसके बाद। स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट, और इसके बाद E2 होगा और EA1 यहाँ पे होगा 1। हाईएस्ट। शिवम नहीं समझ में आ रहा? देखो हमें देखना है यहाँ से, हमें टोटल एनर्जी नहीं देखनी है। देखो इसकी एनर्जी, टोटल एनर्जी तो ऑब्वियसली ज्यादा है। गायब हो गया शिवम। चलो आएगा तो देख लेंगे। हमें टोटल एनर्जी नहीं देखनी है। तुम ये मत मान के चलो कि जिसकी पीक सबसे बड़ी है हाइट में, हमें एक्टिवेशन एनर्जी देखनी है। हमें ये देखना है एक्टिवेशन। देखो इसके और इसके बीच में डिफरेंस क्या है, बहुत कम है। तो एक ये है एक्टिवेशन एनर्जी, एक ये है एक्टिवेशन एनर्जी। तो एरो क्या दिख रहा है मुझे, ये वाला ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो जिसका एरो बड़ा होगा, मतलब जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, उस वही होगा स्लोएस्ट स्टेप। ठीक है, और जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी वो होगा फास्टेस्ट स्टेप। शिवम है या चला गया? आ गया। हाँ शिवम, समझ में आ रहा है? जी सर। अब क्लियर हो गया? अब ढूंढ लोगे क्या किसका क्या आ रहा है? हाँ हाँ। हाँ, चलो फिर आगे चलते हैं। अब मुझे इसका डायग्राम बनाना था, तो इसको मैं यहाँ पे रब कर दूँ, कोई काम का भी नहीं है। अब तुम लोग इसका डायग्राम बना लोगे। तो 3 स्टेप्स हैं। पहले सब स्टेप 1 क्या है, हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेबल करना है। तो एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या लिखेंगे, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ आरसी, तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि तुम आरसी लिखोगे, पूरा लिख देना। और यहाँ पे क्या जाएगा, एनर्जी। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे रिएक्टेंट है और यहाँ पे प्रोडक्ट है। अब इस रिएक्शन में नहीं दे रखा कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो हम लोग इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन लेके चलेंगे। मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है देन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी, यहाँ से 0 से चल रही है, तो 1 2 3 4 5 6, तो रिएक्टेंट की एनर्जी 6 किलो जूल हो गई और प्रोडक्ट की एनर्जी 3, तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। अब कितनी पीक्स बनेंगी यहाँ पे, 3 पीक बनेंगी। तो 3 पीक बनने के लिए बीच में मुझे क्या करने हैं, 2 ये लगाने पड़ेंगे। अब मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि बी और सी में से कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो देखो ये जो स्टेप है वो स्लो है। ठीक है, स्लो स्टेप है। अगर ये सी ज़्यादा स्टेबल होता तो वो फास्ट हो जाता है, सी कम स्टेबल है तो वो स्लो स्टेप है। तो मैं इसको सी को थोड़ा ऊपर लूँगा और बी को इसके थोड़ा सा नीचे। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, ये बना लिए, सारे इंटरमीडिएट्स यहाँ लिख देंगे। अब बस क्या करना है, पीक बनानी है। तो पीक मैं बिना देखे ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, जैसे तुम लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा था, बिना सोचे समझे पीक बना के भेज दी थी। तो ये सही लग रहा है, बताओ सही है या गलत है? गलत है तो इसमें क्या क्या गलतियाँ हैं? अरे कोई बताएगा भी? यहाँ पे तो पिक सर सब इक्वल ही लगा है। सब पीक्स तो सब इक्वली हो सकती हैं। एक्टिवेशन एनर्जी देखने हैं हमें, यहाँ से लेके यहाँ तक की एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ से लेके यहाँ तक की एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये मैं ले लेता हूँ EA1 EA2 एंड EA3, 3 ले ली, EA1 EA2 EA3 को किसकी सबसे ज्यादा और किसकी सबसे कम है, इसके हिसाब से बता ना, मैंने जो बनाया उसके हिसाब से इसमें नहीं। तो हाँ सर उसका तो सबसे E2 में सबसे मतलब कि ज्यादा होना हाँ, चाहिए। EA2 क्या है, सबसे स्लो स्टेप है, तो इसकी सबसे बड़ी एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए, ऐसी बड़ी। होना चाहिए।
होनी चाहिए जी हाँ। हाँ इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। तो मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ, ठीक है। ठीक, इसको मैं अभी फिलहाल यही रहने देता हूँ। तो ये हो गई EA2। तो अब मुझे दिख रहा है, तुम लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि EA3 लग रही है EA1 से बड़ी या नहीं लग रही? ये वन से बड़ी हाँ लग सर रही है। लग ठीक है, क्वालिटेटिव देखना है, क्वांटिटेटिव नहीं देखना कि देखने में लगनी चाहिए। हाँ, अब हमारे पास 2 फास्ट स्टेप हैं। 2 फास्ट स्टेप में से सबसे ज़्यादा फास्ट स्टेप कौन सा है? सर अब जो सेकंड में EA3 दिया वहाँ तो EA2 होगा ना? हाँ, EA2, चलो EA2 लिख हाँ। देते हैं। हाँ, कोई नहीं। अब हमारे पास 2 हैं, EA1 और EA3। जो पहला है वो 5 मिनट में हो रहा है और तीसरा किस में हो रहा है? 10 मिनट में हो रहा है। तो इन दोनों में से ज़्यादा फास्ट स्टेप क्या है? तो मैं लिख सकता हूँ EA2 सबसे देर में हो रहा है। फास्ट स्टेप तो देर में हो रहा है तो देर इसकी में हाँ। एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, फिर EA3 की होनी चाहिए, फिर EA1 की होनी चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। तो EA3 की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो मुझे कम दिख रही है EA1 से, जो कि गलत है। तो इसको पीक को भी मुझे क्या करना पड़ेगा? बड़ा करना छोटा पड़ेगा बड़ा एज कम्पेयर टू दिस, ठीक। या फिर दूसरा काम क्या कर सकता हूँ मैं, इसकी थोड़ी सी पीक छोटे कर देता हूँ। तो अब ये हो गया EA1, EA2 हो गया और ये EA3 हो गया। यार ये डिलीट हो जाता है बार बार। ये क्लियर हो गया ये? जी अब हो गया। फिर डिलीट हो गया। तो ये था जो हमारा वो बनना था। बी और सी क्या है यहाँ पे? इंटरमीडिएट्स हैं। ये ट्रांजिशन स्टेट 1, ऊपर ट्रांजिशन स्टेट 2 एंड दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट 3, ठीक है। आई गेस कि सबको अब समझ में आ गया होगा। किसी को नहीं समझ में आया तो मुझे बता सकता है। बताओ, किसी सबको आ गया समझ में? आ गया सर। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। जो होमवर्क दिया था किसी का सही नहीं था ढंग से, तो दूसरा देखते हैं हम लोग। इस रिएक्शन के लिए मैंने क्या लिया? मैंने मैकेनिज्म दिया तुम्हें रिएक्शन का। A is converting into B, B is converting into C, and C is converting into D, and D is converting into E. ओवरऑल रिएक्शन तुम्हें दे रखी है, A किस में कन्वर्ट हो रहा है? E में कन्वर्ट हो रहा है। ये क्या है? ओवरऑल रिएक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 2 दे रखे हैं, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ टाइम फॉर कंप्लीशन कि एक रिएक्शन कितने टाइम में हो रही है। तो इसको मैंने लगा लिया, एक आर में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, या फिर इसको 60 मिनट्स कर देते हैं। इस रिएक्शन को लगता है 1 मिनट, इस रिएक्शन को लगता है 2 मिनट और इस रिएक्शन को लगता है 30 मिनट। तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी EA1, EA2, EA3 एंड EA4। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मैं ये बोलूँगा कि ये जो रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन नेचर। एंडोथर्मिक इन नेचर का मतलब है कि जो A और E है उसमें A क्या कर रहा है? एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, A प्लस हीट एनर्जी विच इज गिविंग मी E। तो ये एब्जॉर्ब कर रहा है, तो टोटल एनर्जी जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे होगी, फाइनल एनर्जी भी यहाँ पे कितनी होगी? 80 किलो जूल है, तो 80 किलो जूल होगी। तो 80 किलो जूल में से कुछ ये होगी और कुछ ये होगी, तो मतलब A की एनर्जी क्या है? कम है देन E।
ठीक है, तो ई को ऊपर बनाना है, ए को नीचे बनाना है। चलो एक एक करके मुझे बताओ। या इसको मैं होमवर्क दे दूं, कर लोगे तुम लोग? सर इसमें बस वही ना 4 पिक बनेगा। हाँ 4 स्टेप्स हैं तो 4 पिक बनेंगे। हाँ बन जाएगा, छोड़ दीजिए, ट्राई करेंगे। ठीक है, तो इसको बना लेना और मुझे व्हाट्सएप कर देना। अगर वैसे वीडियो तो डाउनलोड हो गई है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो, मतलब स्टार्ट कर दी है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें 1 मिनट दे रहा हूँ, 1 मिनट क्या कुछ सेकंड्स दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का। ठीक है, या मैं ही स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, तुम्हें भेज दूंगा। ओके चलो लेट्स मूव नेक्स्ट। हम लोगों ने कल क्या किया था, SN1 रिएक्शन करी थी। ठीक है, SN1 स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, मतलब रेट किस पे डिपेंड करेगा, रेट डिपेंड्स अपॉन इंटरमीडिएट। तो रेट डिपेंड करता है इंटरमीडिएट पे। 1 मिनट रुकना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे रेट जो है वो डिपेंड कर रहा है इंटरमीडिएट पे, मतलब अगर इंटरमीडिएट स्टेबल बनेगा तो वो बनेगा। अब मुझे एक एक करके बताओ कि क्या क्या खासियत है। अंजलि है? यस सर। हाँ, कल तुमने क्लास तो अटेंड नहीं करी थी, तो कल हम लोगों ने ये SN1 पढ़ा था। SN1 हम लोग थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं, तो तुम मुझे कुछ बताओगे कि तुम्हें कितना पता है, तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा उसी में। सर ये तो बताया ही थे सर कि रेट पे डिपेंड करता है इंटरमीडिएट पे, और ये 2 स्टेप होता है, 2 स्टेप रिएक्शन। हाँ 2 स्टेप रिएक्शन होती है। और क्या होता है, और होता है ये और ये बेंजाइलिक हाँ एलाइलिक और टर्शियरी कार्बोकेटाइन हाँ होता है। बेंजाइलिक, एलाइलिक और टर्शियरी पे ज़्यादा होता है। ठीक है, और कुछ भी याद है? 2 स्टेप है, ये है, इसमें इंटरमीडिएट बनेगा तो 2 स्टेप हो जाएंगे, ये हो जाएगा। और कुछ था? ठीक है, तो ये 2 मेजर थे कि इसमें 2 स्टेप्स थे। कल हम लोग ने बेसिकली स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स किया था, तो मैं क्विकली रिवाइज करा रहा हूँ, बाकियों से पूछता हूँ कि उन्हें कितना आता है, कितना याद है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। SN1 रिएक्शन मैंने ये लिया कि ये Cl है, और ये स्टेप 1 जो है इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। तो बॉन्ड ब्रेकिंग होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा। स्टेप 2 में क्या है, बॉन्ड मेकिंग होगी, तो बॉन्ड मेकिंग करेंगे, बॉन्ड मेकिंग। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया आयोडाइड, डाल देते हैं। अब मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ तुम लोगों से। ओवरऑल रिएक्शन है ये Cl में क्या डालूं कि ये आई में कन्वर्ट हो जाए, जल्दी बताओ। सोडियम सर आयोडाइड। ड्राई सोडियम HI कैसे यूज हो सकते हैं यहाँ पे? हाँ NaI कर सकते हैं। एडिशन रिएक्शन में ही है। हाँ, क्या नाम क्या है रिएक्शन का? रिएक्शन का नाम क्या है? कौन ये वाला? हाँ हाँ सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन नहीं, तो ठीक है। हेलोजिनेशन हेलोजिनेशन हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, मैकेनिज्म इसका सब्स्टिट्यूशन से होगा। SN1 सब इसका मैकेनिज्म है। ये नेम्ड रिएक्शन है, इस रिएक्शन का प्रॉपर नाम था, साइंटिस्ट के नाम पे इस रिएक्शन को रखा गया है। क्या नाम था इसका? F से स्टार्ट होता है, क्या है जल्दी बताओ। F से? F से। अच्छा, फैडल क्राफ्ट नहीं, फ्रीडल क्राफ्ट नहीं है। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। यस, फिंकलस्टीन रिएक्शन है। ठीक है, इसमें हम लोग हेलोजन एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पे क्लोरीन या ब्रोमीन लगे होगा तो आयोडीन से हो जाएगा। सोडियम आयोडाइड के साथ हम लोगों ने क्या डाला था नीचे? ड्राई एसीटोन। यस,
ट्राई एसीटोन हम लोगों ने इसमें ऐड किया था। ओके, सो ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है और ये SN1 हो रहा है। हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि हमारे पास क्या है, जो सबस्ट्रेट है वो टर्शरी है। टर्शरी होने की वजह से ये SN बन जाएगा, SN2 नहीं जाएगा। इतना क्लियर है। तो ये दो रिएक्शन हो गई। अगर मुझे इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना हो तो मैं ये बना सकता हूँ। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि ये जो पहला स्टेप है, इंटरमीडिएट बनने का जो स्टेप है, वो बहुत धीरे होता है, ठीक। और उसके बाद ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को जल्दी से अटैक कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो स्टेप है वो फास्ट होगा और ये वाला स्टेप क्या है, स्लो होगा। और अगर मैं इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊं तो ये रिएक्टेंट है, कुछ हमें दे नहीं रखा, तो ऑब्वियसली मैं आई कंसिडर प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है। और यहाँ पे मैं क्या बना लूँगा, एक वैली इंटरमीडिएट की। तो ठीक है, ये फास्ट स्टेप है तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट 1 और ये वाली क्या है, ट्रांजिशन स्टेट 2। ट्रांजिशन स्टेट 1 में अगर तुम दिखाना चाहो तो तुम ऐसे दिखा सकते हो कि वहाँ पे बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है। पहला क्या है, बॉन्ड ब्रेकिंग। तो इसको मैं थोड़ा साइड करता हूँ पहले। तुम दिखा सकते हो कि बॉन्ड टूट रहा है। इंटरमीडिएट क्या है, ये कार्बोकेटायन है। और ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी कि बॉन्ड बन रहा है, OH इसके ऊपर अटैक करेगा और ये बन जाएगा। तो इतना क्लियर हो गया। तो जो ट्रांजिशन स्टेट्स होती हैं वहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड मेकिंग दिखाई जाती है। जैसे ट्रांजिशन स्टेट हम लोगों ने फर्स्ट वाले स्टेप में की थी कि बॉन्ड मेकिंग बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों साथ में हो रहे थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने दोनों चीज़ें दिखाई थी। यहाँ पे पहले क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और फिर दूसरे केस में क्या हो रहा है, बॉन्ड मेक हो रहा है। तो हम लोग अलग अलग स्टेप यहाँ पे दिखाएंगे। किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? इट सीम्स कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे स्लाइड्स खत्म। तो अब हम लोग जल्दी से क्विकली रिवाइज करते हैं हमारा स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट क्या था। तो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट पे आते हैं। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट SN1 और SN2 में डिफरेंट होता है। SN1 में, SN2 में हमारा क्या होता है, कोई बताएगा कि क्या स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट हम लोगों ने पढ़ा था SN1 में, सॉरी SN2 में? तो छोड़ो मैं बता देता हूँ जल्दी। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है SN2 में और SN1 में क्या होता है, रेसमाइजेशन, ठीक है। रेसमाइजेशन का क्या मतलब होता है, पहले हम लोग रेसमिक देखते हैं। तो रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, रेसमिक मिक्सचर इज, याद है किसी को? इक्वल अमाउंट ऑफ एस और आर। हाँ, इक्वल अमाउंट ऑफ 2 एनैंटियोमर्स, ठीक है। दोनों एनैंटियोमर को, दोनों एनैंटियोमर का इक्वल अमाउंट, मतलब 10 ग्राम R है तो 10 ग्राम ही S होगा। दोनों जो R और S होंगे वो इक्वल अमाउंट में बनेंगे। तो हम इसको 1:1 रेशियो भी बोल सकते हैं, 1:1 रेशियो में बनेंगे, या फिर हम लोग इसको इक्विमोलर वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, इक्विमोलर अमाउंट ऑफ 2 एनैंटियोमर। तो अगर इसमें मैंने कोई रिएक्शन ली है, जैसे इधर मैंने ली है Cl, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CH3 C2H5 एंड I, Br नहीं, OH लिख देते हैं। तो इसमें अगर मैं रिएक्शन करता हूँ एक्वस KOH में, या सोडियम आयोडाइड वाली रिएक्शन कर लेते हैं, तो 2 एनैंटियोमर बनेंगे, एक R बनेगा और एक क्या बनेगा, S बनेगा, ठीक है। इसको मैंने पीछे कर दिया, इसको मैं आगे कर देता हूँ। मिथाइल
मिथाइल एंड OH, उसको देख लेना। मैं इस ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बना रहा हूँ वो R और S ही होगा, हाइपोथेटिकल मैंने ले लिया है कि ये R होगा, एक S होगा, दोनों उल्टे होंगे, या फिर मैं देख ही लेता हूँ क्या है। 1 2 3 R है तो ये S हो जाएगा, इधर S है तो ये तो ऑब्वियसली R होगा। 1 2 3 R है। ये क्या है, 1 2 3 R है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे R वाला कंपाउंड लिया था और इससे मुझे क्या मिल रहा है, 50% S वाला कंपाउंड मिल रहा है और 50% R वाला कंपाउंड मिल रहा है। क्लियर? तो इस जब ये इक्वल अमाउंट में दो एनहांसोमर हमें मिलते हैं तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिमाइजेशन। प्रोसेस का नाम क्या है, रेसिमाइजेशन। जो मिक्सचर बना है उसका नाम क्या है, रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। रेसिमाइजेशन इज अ प्रोसेस, वर्ब हो गई, और रेसिमिक मिक्सचर नाउन है। तो रेसिमिक मिक्सचर मतलब 50% S बनेगा, 50% R बनेगा। तो इसमें ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, इसको अगर मैं बॉन्ड ब्रेक करूं, इक्विलिब्रियम बनाऊंगा क्योंकि ये स्लो स्टेप है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग, तो इसमें क्या बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट इज sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइज की जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, प्लेनर होती है, तो मतलब ये फ्लैट सरफेस पे बनेगा। अब मैं वापस पूछ लेता हूँ तुम लोगों से, अच्छा वो मुझे याद आ गया। दीपक, DsP2 की क्या ज्योमेट्री होती है? DsP2 स्क्वायर प्लेन। स्क्वायर प्लेन। सोनू, sp3d की क्या ज्योमेट्री होती है? ट्रायंगुलर भी पिरामिडल। किसने बोला ये? मैंने बोला था पहले। नहीं, तुम्हारे साथ किसने बोला? TBP, ट्रायंगल बाइपिरामिडल, ठीक है। शिवम, मैंने बोला था। अच्छा। जी सर। sp3d की क्या होती है शिवम? एसपी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, तो सर एसपी sp3d वही तो होगी सर। sp3d2। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शायद। अरे ऑक्टाहेड्रल होती है, डिस्टॉर्टेड कहाँ से आ गया? वही ऑक्टाहेड्रल। हाँ, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कब होती है? PS2P3 ऐसे। sp3d3 का होगा, ठीक है। ओ सॉरी यार। डिस्टॉर्टेड तो उसके बाद आएगा, पहले ऑक्टाहेड्रल बनेगा, फिर वो डिस्टॉर्ट मतलब उसकी शेप खराब हो जाती है, तो डिस्टॉर्टेड वो बाद में बनेगा। यस, इसकी तो तुम्हें पता ही होगा। अंजलि, sp2 की बताओ क्या होती है? sp2 ट्राइगोनल प्लेनर सर। sp2 की हाँ तो बोले तो ट्राइगोनल प्लेनर। हाँ, ट्रायंगल प्लेन है। कौन बोल रहा है नो से? उनको कुछ और सुनाई दे रहा था। ओके, तो sp3 का कितना होता है, क्या होता है? टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल। और sp का क्या होगा? लीनियर। ओके, सो ये मैंने तुम्हें याद करने के लिए बोला था, हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो उसमें आई होप रिवाइज हो गया होगा। तो अब मुझे इसकी प्लेनर है तो मतलब एक प्लेन में आएगा, तो अगर मैं इसको बनाऊंगा तो ये इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। OH नेगेटिव क्या करेगा कि यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से जब आएगा तो उसको CH3 दिखेगा, 2 CH3 दिख रहे हैं, तो 2 CH3 से वो रिपल्शन फील करेगा। तो वो क्या करता है कि इधर से लेफ्ट और राइट से आने की बजाय वो कहाँ से आता है, ऊपर से भी जगह है और नीचे से भी जगह है, ठीक है। ऊपर से आएगा तो OH ऊपर बन जाएगा और ये तीनों मिथाइल ग्रुप कहाँ आ जाएंगे, नीचे की साइड आ जाएंगे। और अगर वो नीचे से आता है तो ये तीनों मिथाइल ग्रुप कहाँ आ जाएंगे, ऊपर की साइड आ जाएंगे। तो एक बनेगा R और एक बनेगा S। यहाँ पे तो ये कायरल सेंटर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी बनेगा, अगर मैं इसको अज्यूम करूँ कि ये R है और ये S है,
तो कितनी प्रोबेबिलिटी, 50% प्रोबेबिलिटी है, दो ही डायरेक्शन है, एक ऊपर और नीचे, और दोनों डायरेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 50% वो ऊपर से आ सकते हैं, 50% नीचे से आ सकते हैं, तो 50% R बनेगा एंड 50% S बनेगा। तो 50-50% बनने की वजह से 1:1 कॉन्सेंट्रेशन हो गई R और S की, और इसको हम लोग बोलेंगे रेसिमिक मिक्सचर। तो SN1 रिएक्शन है या SN2 रिएक्शन है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, मतलब वो आराम से रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, और तुम उसका प्रोडक्ट कैसा बन रहा है, या तो इन्वर्जन हो रहा है या फिर रेसमाइजेशन हो रहा है। रेसमाइजेशन होगा तो रिएक्शन है SN1, इन्वर्जन हो रहा है तो कौन सी रिएक्शन है, SN2। एक और रिएक्शन होती है जिसमें होता है रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब क्या है, जो पहले जैसा था कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही रहेगी, मगर मतलब मेरे पास ये R है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, S में। रिटेंशन में क्या है, R है तो वो R में ही रहेगा, और रेसिमिक में क्या है कि अगर तुमने R लिया तो वो 50% R बन जाएगा एंड 50% S बन जाएगा। ठीक है, ये जो रिटेंशन वाली रिएक्शन होती है इसको हम लोग बोलते हैं SNI, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल। ये है SN1 और ये है SN2। SNI हम लोग नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, मतलब सेकंड ईयर के सिलेबस में, तो वहाँ हम लोग पढ़ लेंगे इसे। और जल्दी से मैं तुम्हें ऑप्टिकल एक्टिविटी बता देता हूँ इसकी। तो मेरे पास एक रिएक्शन है जिसमें मेरे पास रिएक्टेंट है, वो बना हुआ है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन है S कॉन्फ़िगरेशन है, और इसका जो, या फिर मैं ऐसे लिखता हूँ, इसकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो +24.2 डिग्री है। ठीक है, लाइट को वो 24.2 डिग्री पे रोटेट कर रहा है, और फिर मैंने इसका प्रोडक्ट बनाया, और प्रोडक्ट जो है वो लाइट को क्या कर रहा है, 24.2 डिग्री पे रोटेट कर रहा है, लेकिन माइनस वाली। ठीक है, तो कोई मुझे बताएगा ये किस टाइप की रिएक्शन है, SN1, SN2 या SNI? सर SN2 है। ये SN2 है। कैसे पता चला SN2 है? सर उसको अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है हाँ, इसलिए। तो अगर ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये S है, तो देखो उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या हो गई, उल्टी डायरेक्शन में हो गई। पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में थी, अब क्या हो गई, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ऑप्टिकली एक्टिविटी, ये एक R था, ये दूसरा S हो गया, ये ना बोल के मैंने तुम्हें क्या दे दी, ऑप्टिकल एक्टिविटी दे दी। ऑप्टिकल एक्टिविटी दे दी तो तुम लोग बता ही नहीं पा रहे। तो इसमें क्या है कि अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी दे रखी है, क्वेश्चन तुमसे घुमा के पूछा गया है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दे दिया, तो अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी, अल्फा बोलते हैं इसको, ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज है तो दोनों क्या होगी, सेम होंगी। और देखो वैल्यू कितनी है, 24.2 24.2, इसका क्या मतलब है कि कंपाउंड सेम ही है। ठीक है, रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है उनकी जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली सेम है, मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे के एनांशियोमर है। तो ये किस टाइप की रिएक्शन होगी, SN2। दूसरी बात हम लोग करते हैं, मेरे पास एक रिएक्टेंट है और वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे तो दो आइसोमर थे, तो मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ कि मैंने इसमें लाइट डाली और वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि वैल्यू मैंने एग्जैक्टली सेम दिया। अब ये रिएक्टेंट है जिसकी वैल्यू है 24.9 डिग्री, और इसकी वैल्यू है 22.2 डिग्री। ये किस टाइप की रिएक्शन होगी, अच्छा चल, हाँ बताओ किस टाइप की होगी। यहाँ पे देखो कॉन्फ़िगरेशन जो भी थी, SN1 नहीं SN1 नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वर्जन हुआ है। ठीक है, इन्वर्जन मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या हो गई, उल्टी हो गई, दिख रहा होगा, साइन चेंज हो गया। यहाँ पे क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी वैल्यू चेंज आई है, लेकिन मतलब प्रोडक्ट कुछ और बना है, आइसोमर नहीं बना, लेकिन वैल्यू वो एक्टिविटी क्या है, ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब क्या है कि जो वैल्यू अगर पॉजिटिव में है तो वो पॉजिटिव में ही रहेगी, नेगेटिव में है तो नेगेटिव में रहेगी। तो मतलब रिटेन करना मतलब उस चीज़ को रखना, तो इसने अपनी ऑप्टिकल एक्टिविटी को पॉजिटिव ही रखा, पॉजिटिव था तो पॉजिटिव ही रहा, चेंज नहीं हुई। इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं SNI, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल। ठीक,
तो ये SNI होता है। जो कॉन्फ़िगरेशन है मतलब अगर इसकी S कॉन्फ़िगरेशन थी तो वो वापस यहाँ पे भी S ही कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। जस्ट अभी बताया था। तीसरा वाला बताओ कौन सा है? मतलब रिएक्टेंट की कुछ ऑप्टिकल एक्टिविटी थी और प्रोडक्ट की ऑप्टिकल एक्टिविटी 0 आ गई। सर SN1 है SN1 क्यों है ये? सर, क्योंकि 50% S और 50% R है, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा इसलिए। हाँ ठीक है, तो 50% R है और 50% S है। तो R की अगर मैं लेता हूँ कि ये +22.2 डिग्री है और S की क्या होगी, उल्टी होगी, तो ये -22.2 डिग्री है। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो जब 50-50% में होता है मतलब लाइट सैंपल है, सैंपल ने क्या किया, पहले लाइट को क्लॉकवाइज घुमाया, फिर उस लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो ओवरऑल जो लाइट निकलती है वो बिना किसी रोटेशन के निकल जाती है, अगर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है। और इसको फिर हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्टिकल इनएक्टिव है तो उसकी जो ओवरऑल रोटेशन है वो 0 आएगी। तो या तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता है या फिर जब उसके पास R और S दोनों 50-50 कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं तब होगा। तो सर यहाँ पे इक्वल मार्क्स का एक नेगेटिव में आ रहा है, एक पॉजिटिव में आ रहा है। आर और एस एक नेगेटिव में आ रहा है, वो पॉजिटिव में आ रहा है, तो ये कैसे हो गया ऐसा नहीं? SN1 में हम लोगों ने क्या बोला, देखो यहाँ पे जब हम लोग करते हैं तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बनते हैं। हाँ एक क्या बन रहा है, R बन रहा है और एक क्या बन रहा है, S बन रहा है। एस तो एक का क्या होगा, पॉजिटिव होगा और दूसरे का क्या होगा, नेगेटिव होगा, और वैल्यू क्या होगी, सेम ही होगी। दोनों आइसोमर है ना, देखो मॉलिक्यूल सेम दिख रहा है, OH 3CH3 OH 3CH3। तो अगर R पॉजिटिव डायरेक्शन में कर रहा है तो S क्या करेगा, नेगेटिव में करेगा। अगर R नेगेटिव डायरेक्शन में कर रहा है तो S क्या करेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में करेगा। ठीक है, हम लोग ये नहीं बता सकते कि R है तो वो पॉजिटिव में ही करेगा या नेगेटिव में करेगा। R और S का कोई रिलेशन नहीं है कि वो ऑप्टिकल एक्टिविटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, समझ में आया? तो ओवरऑल जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है वो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, 50% पहले वो क्लॉकवाइज घुमा रहा है, फिर उस 50% लाइट को वो मतलब उस पूरी लाइट को वो नेगेटिव में घुमा देता है। ठीक है, इसने क्या किया, इसको इधर घुमाया और फिर इसने वापस इसको इधर घुमा दिया, तो ओवरऑल जो लाइट आएगी वो सीधी ही निकल जाएगी। तो हमें लाइट सीधी दिखाई देगी, मतलब हमें ऐसा दिखाई देगा कि लाइट रोटेट ही नहीं हुई है, और हम बोलेंगे कि वो जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्लियर हो गया ये? नहीं भी हुआ है तो कल मैं इसको थोड़ा सा और समझा दूंगा, और फिर मुझे आइसोमरिज्म में एक मीजो कंपाउंड मैंने और कराए थे, वो भी मैं यहीं पर बता दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास तुम्हें पता है मंडे को होगी।